नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमें बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है और ये है पाचन तंत्र टॉपिक जो आप पढ़े होंगे। पाचन तंत्र का ये तीसरा पार्ट है। तो इससे पहले मैंने 2 पार्ट बना चुका हूँ, अगर उन 2 पार्टों को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। प्लेइंग लिस्ट बनी हुई है जीव विज्ञान से संबंधित, तो आप वहां से जाकर एकदम टॉपिक वाइज हर टॉपिक वाइज को उठा रहे हैं और हर टॉपिक वाइज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं आपको कराते हुए आ रहा हूँ। वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, कोशिका, ये टॉपिक जो है हमने उत्सर्जन तंत्र, ये टॉपिक जो है हमने कवर कर चुके हैं और पाचन तंत्र वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो इसमें आज हमारा पार्ट 3 है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये पार्ट 3 है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अब 104 से शुरू करेंगे क्योंकि 103 तक जो है हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए और आपको बता दें कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर करंट से रिलेटेड जो रोज़मर्रा की जो न्यूज होते हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड, वो न्यूज जो है मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। तो लिंक इस वीडियो के है और टेलीग्राम से तो जुड़े ही हैं। सभी पीडीएफ, जिस वीडियो की पीडीएफ बन रही है सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम पर भी जुड़िए मत भूलिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए प्रश्न नंबर 104। मुख गुहा में लार की पीएच लगभग कितना होता है वो आपको बताना है। पीएच मान जो है मुख गुहा में लार का कितना होता है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 104 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा सी वाला 6.8 जो होता है, जो हल्का अम्लीय होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि 7 उदासीन को प्रदर्शित करता है, उसके बाद क्षारीय को प्रदर्शित किया जाता है। तो 104 का सी वाला विकल्प। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 105। प्रश्न नंबर 105 कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। कौन सा एंजाइम होता है तो वो होता है टाइलिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जैसे ही कुछ भोजन करेंगे तो उस भोजन के साथ कीटाणु भी जाते हैं तो मुंह में वहीं खत्म कर देता है ये एमाइलेज एंजाइम। लेकिन जो टाइलिन एंजाइम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये वाला विकल्प 5वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6वां है कि डैश डैश में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। किसमें तो मुख गुहा, छोटी आंत, अमाशय और इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं है तो कहाँ पर नहीं होता है तो वो नहीं होता है कहाँ पर तो अमाशय में। सी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा। अमाशय में नहीं होता है, बाकी छोटी आंत में होता है और गुहा में होता है, मुख गुहा में होता है। छोटी आंत में जो है अग्नाशयी रस होते हैं ना, तो वहां से एंजाइम आता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो रहता है। प्रश्न नंबर 107। अमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन को पेप्टोन्स में कौन सा एंजाइम तोड़ता है वो आपको बताना है। तो कौन तो रेनिन एंजाइम। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन परिवर्तित करता है वो आपको बताना है। तो कौन सा एंजाइम तो पेप्सिन एंजाइम। 8वां का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है 8वां का सही हो जाएगा। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। प्रश्न नंबर अच्छा, ये ट्रिप्सिन भी दिया है तो ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ही पाचन करता है, लेकिन ये छोटी आंत में पाचन होता है, इससे ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है। लीवर के संदर्भ में पूछ रहा है कि सही नहीं है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प लीवर से रिलेटेड है तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को ही स्रावित नहीं करता है, को स्रावित करता है। ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है अग्नाशय से निकलता है या कि लीवर या यकृत से नहीं, तो इस तरह से गलत पूछ रहा है। तो हमारा डी वाला विकल्प 109 का सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 110।
बाकी देखिए यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इसका वजन 1.5 से 2.2 kg के होता है और यह पित्त रस को स्रावित करता है और पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है। यह सही बात है यकृत से रिलेटेड, लेकिन गलत पूछा है तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो वो होता है लीवर यकृत से, तो सी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है, तो वो होता है कहाँ पर, पित्ताशय में, तो बी वाला विकल्प इसका भी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 112। मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो पित्त के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो आपको इसमें से बताना है। तो देखिए अगर ये प्रश्न नंबर 112 की बात करें तो यहाँ पर देखिए यह वसा का पाश्चीकरण नहीं करता है, एकदम गलत बात, सही पूछ रहा है तो यही हो जाएगा, सही नहीं है तो ये डी वाला विकल्प, क्योंकि वसा का पाश्चीकरण पित्त रस ही जो करता है। वसा का मतलब वसा को घुलाने का कार्य जो है यही करता है, पाश्चीकरण मतलब वही होता है घुलाने का कार्य, इंग्लिश में पाश्चीकरण कहते हैं और उसको घुलाना एक प्रक्रिया हो जाती है उसी को, तो नहीं करता है ये गलत है, करता है, ठीक है ना, तो नहीं पूछा है तो हमारा डी वाला विकल्प। बाकी इसका पीएच मान 7.7 से 8.4 के बीच होता है। प्रतिदिन 600 ml से लेकर 1 लीटर तक ये स्रावित करता है पित्त रस और इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता है, ये बात भी सत्य है। आगे चलते हैं, सही नहीं है तो डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 13 है 100 कि निम्न में से क्या पित्त रस में पाया जाता है, तो सीधी सीधी बात पित्त रस में जो पाया जाएगा पित्त वर्णक ही हो जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है प्रश्न नंबर 14 है कि निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है, वो आपको बताना है। तो बिलिरुबिन नामक जो वर्णक होता है ना, ये पित्त में ही पाया जाता है, बी वाला विकल्प 114 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 115, देखिए अतिरिक्त ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना और उसको संचित करना, ये कार्य है, ये वाला विकल्प सही है भाई। विषैले अमोनिया को यूरिया में बदलना, ये भी इसका कार्य ही है, यकृत ही करता है। सी वयस्क में आरबीसी का निर्माण ये नहीं करता है, तो विकल्प ही जो हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यकृत से रिलेटेड, ठीक है ना। आरबीसी का निर्माण वयस्क में अस्थि मज्जा में होता है, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर डी भी है, फिब्रिनोजेन और हिपेरिन का निर्माण यकृत ही करता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 116 है कि मानव शरीर के भाग और इसकी आकृति से संबंध में गलत विकल्प आपको चुनना है। मैंने पिछला पार्ट जब प्रैक्टिस सेट करा था तो उसमें मैंने आपको कई चीजें ये ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको कई दिखाया था, जिसमें से अमाशय की संरचना जे आकार की होती है, एकदम सत्य है। ड्यूडेनम जो कि छोटी आंत होती है उसका पहला पार्ट होता है वो ड्यूडेनम होता है, जिसको ग्रहणी हिंदी में कहते हैं, उसकी भी संरचना सी के आकार होती है, ये भी सही है। पित्ताशय भी नाशपाती के आकार का होता है, ऐसे नाशपाती के आकार का होता है, ध्यान रखिएगा, पित्ताशय भी ऐसे होता है, तो वो भी ये सही बात है। और नाशपाती गोल होती है ना जी, ऐसे होता है, इससे संरचना में गोल होती है, इकट्ठा करता है पित्त रस इसी में, तो पित्ताशय वही बात हो रहा है। यकृत जो है यल आकार का नहीं होता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, क्योंकि यकृत की संरचना जो है बहुत ऐसे होती है, एक तरह से त्रिभुज के आकार की होती है, ऐसे संरचना यकृत की होती है, तो विकल्प हमारा डी वाला विकल्प 116 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 117, मनुष्य में अग्नाशय के संदर्भ में कौन असत्य है वो आपको बताना है। अग्नाशय के संदर्भ में पूछ रहा है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, पहला ही गलत हो जाएगा, असत्य पूछा है तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प ही सही हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है और ग्रहणी में घेरे में एक पीले रंग के वर्ण की ग्रंथि है, ये भी सही बात है। तो विकल्प हमारा जो सही होगा, असत्य पूछा है, ए वाला विकल्प 117 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 118, लैंगरहंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है आग्नाशय में पाई जाती है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 119 से निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के
अंतरस्रावी भाग आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, तो किस में पाया जाता है? प्रश्न नंबर 119 की बात कर रहा है। तो ये अगर हम बात करें तो विकल्प जो हमारा सही होगा इनमें से कोई नहीं, डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 120, आइलेटस ऑफ लैंगरहंस के विभिन्न कोशिकाएं और उससे स्रावित हो हार्मोन्स के संदर्भ में सही मिलान को चुने। सही मिलान को इसमें से चुनना है आपको। चलिए, अल्फा कोशिका ग्लूकागन, ये 120 का पहला ऑप्शन सही दिख रहा है। बीटा कोशिका इंसुलिन, जो कि ये भी सही है, बीटा कोशिका से ही इंसुलिन निकलता है, एकदम क्लियर बात है। डेल्टा कोशिका डोमेस्टिन, तो विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। इसका विकल्प जो 120 का सही होगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है कि डैश डैश के अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है कौन? किसके अतिरिक्त जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 121 का विकल्प जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन्स के अतिरिक्त। बाकी ग्लूकागन हार्मोन्स, सोमेस्टोसिन जो हार्मोन्स होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं, बस इसके अतिरिक्त। तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह नामक रोग होता है, ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर को इंसुलिन या मधुमेह दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 122 है कि जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्टार्च के रूप में पूछ रहा है प्रश्न नंबर 122 में। तो ग्लाइकोजन को, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर संचित होता है आपके शरीर में, जो ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123, जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज में कौन बदलता है, वो आपको बताना है। तो कौन सा एंजाइम होता है जो बदलता है? प्रश्न नंबर 123 का विकल्प जो हो जाएगा ग्लूकागन जो एंजाइम होता है वो जो है ग्लूको को ग्लाइकोज में बदलता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 124, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 125, अग्नाशयी रस के संदर्भ में कौन असत्य है, वो आपको बताना है। तो अग्नाशयी रस यह क्षारी होता है, यह अम्लीय होता है, पहले ही बी वाला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 125 का, क्योंकि अमाशयी रस क्षारी हो क्या कहते हैं उसको, अम्लीय होता है, मुख में जो है क्षारी होता है। बाकी यहाँ भी जो है अम्लीय की क्षारी की प्रक्रिया देखी जाती है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले चीज समझिए थोड़ा ध्यान से, HCl ये अम्लीय है। बाकी जब हम ये कहाँ पाया जाएगा? अमाशय में। तो एक मतलब कि अमाशय का जो भी अम्ल होगा या जो भी एंजाइम होंगे वो अम्लीय होंगे, तो इससे लगा लीजिए ध्यान। उसके बाद जो मुख में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो उसका जो है पीएच मान 6.8 के आसपास होता है। तो हल्का क्षारी के आसपास उसको भी हल्का अम्लीय के आसपास इसको भी देख सकते हैं। मुख में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो, तो वहां अम्लीय, अमाशय में क्षारी, अमाशय में अम्लीय, HCl अम्लीय होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे ही समझ सकते हैं। उसके बाद जब आप अग्नाशय की बात हो तो यहाँ पर क्षारी हमेशा मारिएगा। बाकी पूछा है कि असत्य विकल्प, तो हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि वो अम्लीय नहीं होता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 126, अग्नाशय रस में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पाचक एंजाइम कौन है? तो ये सभी पाए जाते हैं अग्नाशय में, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? तो ये जो है वसा का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। प्रश्न नंबर 127, अग्नाशयी रस और इसके कार्य का गलत मिलान करिए। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, लाइपेज वसा का पाचन करता है। अभी हमने बता दिया इनमें से कोई नहीं। गलत मिलान पूछ रहा है कि मिलान चुनिए, तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचक नहीं है? कौन सा एंजाइम? तो इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पूछ रहा था? लाइपेज एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन नहीं करता है, ये वसा का पाचन करता है, ध्यान रखिएगा। ALT, यही तीन जो है एंजाइम आपको वसा में देखने को मिलते हैं।
तो एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज एंजाइम जो है वसा का पाचन करेगा, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये किसका पाचन करता है, तो वह प्रोटीन का पाचन करता है। तो इससे आशा करता हूं समझ में आ गया। पूछा है नहीं है तो डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129, निम्न में से कौन सा एक छोटी आंत का एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं है। छोटी आंत का पूछ रहा है तो कौन सा विकल्प, तो इरेप्सिन एंजाइम जो होता है ये छोटी आंत में नहीं पाया जाता है, बाकी तीनों एंजाइम पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 130, मनुष्य के में अंतिम पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में ही अंतिम पाचन होता है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि उस नलिका को क्या कहते हैं जिसमें पित्त रस और अग्नाशयी रस दोनों एक साथ आकर छोटी आंत के ड्यूडेनम यानी ग्रहणी में पहुंचते हैं, तो उसको हम कहते हैं यकृत अग्नाशयी नलिका, क्योंकि यकृत से आ गया पिता से, क्योंकि यकृत में तो पित्त रस होता है, पिता से होता है, और उसके बाद अग्नाशयी रस से आते हैं जो है अग्नाशयी रस, तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ शुरू होता है, वो आपको बताना है। वसा का पाचन तो छोटी आंत में, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी और जगह वसा का पाचन नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 133, अग्नाशय रस में होता है, तो अग्नाशय रस में क्या होगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 133 का, चलिए पहली चीज देखिए, पेप्सिन अग्नाशय में ही पाया जाता है, लाइपेज और रेनिन ये तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ये सभी जो है अग्नाशय में पाए जाते हैं, बाकी ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है, ये अग्नाशय में, तो इस तरह से ये तीनों विकल्प तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 134, शक्कर एंटेरिकस नाम दिया गया है, किसको नाम दिया गया, सक्कस एंटेरियस किसको नाम दिया गया है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 134 का, तो आतरस के लिए जो है ये नाम प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 135, निम्न में से गलत संबंध को चुनिए। चलिए, निम्न में से गलत संबंध को चुनना है, वो आपको बताना है इसमें से। तो लार ग्रंथि पैरोटिड से ही निकलती है, तो ये बात तो सच है। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन ये पित्त रस हैं, ये भी सत्य बात है भाई। वसा का पाचन लाइपेज करता है, मैंने अभी इसकी चर्चा कर चुका हूं। बाकी स्टार्च का पाचन पेप्सिन थोड़ी करेगा, पेप्सिन तो प्रोटीन का पाचन करता है, तो स्टार्च का पाचन ये न कर कौन करता है, स्टार्च का पाचन कौन करता है, तो पहले तो टाइलिन करता है मुख में, उसके बाद छोटी आंत में कौन करता है, तो एमाइलेज करता है। तो विकल्प हमारा गलत पूछा है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक, डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 136, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पित्त रस के निर्माण यकृत करता है, और पित्त रस में कुछ ऐसे वर्णक होते हैं जो हानिकारक होते हैं, और जब उसी वर्णक की अधिकता हमारे शरीर में हो जाती है और उसको यकृत बाहर नहीं निकाल पाता है, तब उसी को हम जैंडिस या पीलिया कहते हैं, और उसी से यकृत प्रभावित भी होता है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 137, कुफर कोशिकाएं किससे संबंधित होती है, वो आपको बताना है। कुफर कोशिकाएं प्रश्न नंबर 137 में किससे संबंधित होती है, तो ये भी यकृत से ही संबंधित होती है। तो इस तरह से हमारा 37 का 100 विकल्प सही हो जाएगा। माइक जुड़ा है ना, जुड़ा है, थोड़ा माइक का पिन ढीला, इसीलिए मैं डिस्टर्ब रहता हूं कि कोई छोड़ मत देना, तो आवाज बढ़िया नहीं आएगा। प्रश्न नंबर 138, जब मनुष्य में पाचन समाप्त हो जाता है तब जटिल पोषक तत्व और उसका अंतिम रूपांतरण के संबंध में कौन सही नहीं है। मतलब जैसे वसा की बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं कि जो वसा होता है वो वसी अम्ल और ग्लिसरान में कन्वर्ट होता है जब इसका पाचन होता है, तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में एसिड में कन्वर्ट होता है जब इसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज में कन्वर्ट होता है जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। सेलुलोज जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये गलत है, असत्य पूछा है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ग्लूकोज सेलुलोज इसमें कन्वर्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 139, भोज्य भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 139 का,
चलिए, यह एक अजैविक पदार्थ है, पहला तो यही गलत सही हो जाएगा ये। असत्य कथन पूछ रहा है, ये जैविक होता है न कि अजैविक होता है, ठीक है ना। रासायनिक प्रक्रिया होती है, जब इसका रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण होती है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, सत्य ही है। तो विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा ए वाला 139 का। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 140, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी का आ जाना ये किस कारण होता है? तो स्नायु संबंधी ये प्रक्रिया आप कह सकते हैं, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन आता है? तो वो है अंतःग्रहण की प्रक्रिया, आप उसको कह सकते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अंतःग्रहण की प्रक्रिया जो होती है ना, उसके कारण जो है आहार नली में भोजन आता है। प्रश्न नंबर 142, मानव में पित्त का श्रावण होता है कहाँ से? तो यकृत से होता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 144, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश डैश कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन प्रक्रिया से। जैसे ये ग्रास नली जो होती है उसमें एक क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया होती है, तभी धीरे धीरे भोजन जो है हमारे आमाशय में आता है, क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया से होते हुए। तो ए वाला विकल्प प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144, बाइल का स्रोत होता है। चलिए, बाइल का स्रोत होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 144 का। तो ये जिगर या यकृत भी कह सकते हैं, जिगर को हिंदी में यकृत कहते हैं। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाइल का स्रोत जो है यकृत होता है। प्रश्न नंबर 115, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? आहार नली का भाग नहीं है वो आपको बताना है। तो वायु कोशिका जो हो ये हो जाएगा। आहार नली जो भोजन करते हैं उसी को कहा जाता है, जिसके माध्यम से जाता है। प्रश्न नंबर 146, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षा अधिक लंबी आंत होती है? वो आपको बताना है। तो खरगोश की सबसे लंबी आंत होती है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 107, लार में डैश डैश एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर सी 147 का सही। प्रश्न नंबर 148, दांतों की सड़न शुरू हो जाती है तब मुंह की पीएच डैश डैश से कम हो जाती है। मतलब दांतों में सड़न की प्रक्रिया कब शुरू होती है? अब पीएच मान कम होगा तभी वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो कब हो जाता है, किससे कम हो जाएगा पीएच? तो वो सड़न स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 148 कह रहा है तो वो जो है 5.5 से जब आपका पीएच कम हो जाता है तब जो है आपके दांतों में सड़न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि 6.8 के आसपास जो है यहाँ का जो वो क्या कहते हैं, उसको लार को कहते हैं ना, लार, उसका पीएच मान होता है जो भोजन को पचाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 149, एंजाइम टाइलिन डैश डैश में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। प्रश्न नंबर 150, स्वाद का पता लगाने के लिए अधिभाग को क्या कहते हैं? तो रसवेदी अभिग्रहण उसको कहा जाता है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 151, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, किस में? तो कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित किया जाता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित किया जाता है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसी के रूप में वो संचित रहता है शरीर में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 152, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा? तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है स्रावित होता है, बाकी तीनों ये नहीं इससे स्रावित होते हैं। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर 115, पित्त के कार्यों को डैश डैश कहा जाता है। तो पित्त के कार्यों को क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है, क्योंकि यही वसा को जो घुलाने का कार्य करता है पित्त रस ही। तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। जिस व्यक्ति का पित्ताशय कट जाता है या पथरी उसमें हो जाएगा तो उसका ऑपरेशन होकर निकाल दिया जाता है, उसमें वसा का पाचन ही नहीं होता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 154, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? किसका आकार? तो यकृत का ही ना। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 155, अग्नाशयी रस में मौजूद डैश डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर दिया है, तो पेप्सिन एंजाइम, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, वो आपको बताना है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछ रहा है मानव शरीर का 156 प्रश्न का। विकल्प जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 156 का। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3। अब एक पार्ट और बचा है जो अगले वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।